आइए देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि वेक्टर क्या है। देखिए, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं कहूं कि मैं यहां खड़ा हूं और एक व्यक्ति कोई मुझसे 1 किलोमीटर की दूरी पर है, या आप ये कहें कि मैं एक आर्मी मैन हूं और एक जंगल में खड़ा हूं और मुझसे 1 किलोमीटर पर एक टेररिस्ट है और मुझे उसके पास जाके उसको शूट करना है। मतलब कैंप है, एक बेस कैंप है टेररिस्ट का, वहां जाके मुझे उस कैंप पर अटैक करना है। तो जब तक मुझे मेरी लोकेशन से उसकी डायरेक्शन नहीं पता होगी तो मैं इस साइड भी 1 किलोमीटर जा सकता हूं, इस साइड भी 1 किलोमीटर और इस साइड भी 1 किलोमीटर। तो इस पर्टिकुलर केस में 1 किलोमीटर मैग्नीट्यूड तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसके साथ साथ मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ से 30 डिग्री। कहने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मैं इस पोजीशन से उस पोजीशन तक जाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट करूंगा, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पर डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जहां पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती। कहने का मतलब जैसे कि मास या वेट, इसका मास 50 ग्राम मान लीजिए इस मार्कर का, तो इसकी वो डायरेक्शन होगी क्या कि नॉर्थ डायरेक्शन में इसका 50 ग्राम मास है? नो। बहुत सारी क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत सारी क्वांटिटीज में स्केलर की भी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज बोल सकते हैं। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude as well as direction is called vector quantity। यह आपकी वेक्टर की डेफिनेशन है। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। स्केलर के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स कैन बी मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर एटसेट्रा। सिमिलरली वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल हो सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स। ये आपके एग्जाम्पल हैं वेक्टर क्वांटिटी के। अब देखिए, जो आपकी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं और जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने के अलग रूल्स होते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने के अलग रूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्केलर की बात करें तो 5 जमा 2 7 होगा, 5 माइनस 2 3 होगा, 10 गुणा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 20 and 10 डिवाइड बाई 2 विल बी 5। इस तरीके से स्केलर क्वांटिटीज के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के रूल्स हमें पता है। क्या वेक्टर्स को भी हम इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं? दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमें पता है, दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा? जी नहीं, वेक्टर्स को ऐड करने के आपके अलग रूल्स होंगे। तो इस क्लास में बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ वेक्टर एडिशन के रूल्स को स्टडी करेंगे। मल्टीप्लिकेशन को हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो वेक्टर एडिशन में सबसे पहले देखते हैं, अगर आपके मान लीजिए ये आप हैं, आपके दो साथी आपको दोनों तरफ से खींच रहे हैं। एक इस साइड 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और दूसरा
इस साइड 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। कहने का मतलब है आप ऐसे खड़े हैं, एक साथी आपको इस साइड ले जाना चाह रहा है, ज्यादा फोर्स लगा रहा है, और एक इस साइड ले जाना चाह रहा है, कम फोर्स लगा रहा है। तो आपका मोशन किस साइड होगा? आपका रिजल्टेंट मोशन इस साइड होगा। कहने का मतलब आप इन दोनों फोर्सेस के कारण ऐसा मान लीजिए कि आपके ऊपर नेट 3 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगेगा। तो यहां पर क्या हुआ, ये फोर्स जो लगा इसकी डायरेक्शन ये थी, मैग्नीट्यूड ये था, इस फोर्स की डायरेक्शन ये थी, मैग्नीट्यूड ये था। कहने का मतलब है आपके वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में थे, इस केस में इन दोनों फोर्सेस के कारण रिजल्टेंट फोर्स बना, उसमें हमने क्या किया, एक तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्शन, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन आप बोल सकते हैं, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन अचीव करने के लिए हमने क्या किया, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विल बी अलोंग लार्जर वेक्टर। कहने का मतलब है अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हों तो रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब दोनों वेक्टर की जगह में अगर एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो दोनों वेक्टर्स का हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड आपस में घटा देंगे, बड़े का मैग्नीट्यूड में से छोटे का मैग्नीट्यूड घटा देंगे, तो वो आपका 4-3 या 1 न्यूटन था, सॉरी 1 न्यूटन था, 1 विल बी इक्वल टू 3 न्यूटन। ये तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन कैसे देखेंगे, जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज्यादा थी उस साइड आपका रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, तो आपका डायरेक्शन इस साइड होगी। ये हमने पढ़ा कि दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तब क्या होगा। अगर सिमिलरली वेक्टर्स आपके सेम डायरेक्शन में हों तब क्या होगा, एक बॉक्स है उसको दो व्यक्ति पुश कर रहे हैं, एक 4 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, एक 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। इस बॉक्स के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इट विल बी इक्विवेलेंट टू 5 न्यूटन। तो सेम वेक्टर्स में क्या होता है, आपका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली ऐड हो जाता है और आपकी डायरेक्शन क्या होती है, दोनों की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन आपकी रहती है। तो इस तरीके से आप अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर्स और सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। ये तो सिंपल है यहां तक। लेकिन जब आपके वेक्टर्स रैंडम डायरेक्शंस में हों, एक वेक्टर यहां पर है और एक वेक्टर यहां पर है, इस वेक्टर को मैंने बोल दिया ए वेक्टर और इस वेक्टर को बोल दिया बी वेक्टर। ये एक ऊपर ये एरो लगाने का मतलब है हम वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं जिसका कि मैग्नीट्यूड आपका ए है, सिमिलरली इसका मैग्नीट्यूड बी है, और डायरेक्शन को ये सिर्फ ये जो एरो है ये एक्चुअल डायरेक्शन को शो नहीं करता, इट इज जस्ट टू रिप्रेजेंट दैट बी एंड ए आर वेक्टर क्वांटिटीज। ये आपको क्लियर है। अब ऐसी दो वेक्टर्स को हम ऐसे कैसे ऐड करें, क्या दोनों के मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, इसके लिए आपको अलग से रूल्स देखने पड़ेंगे। अब इसको समझने के लिए एक एनालॉजी समझते हैं। पहले आप मान लीजिए आपके गांव में एक कुआं है, उस कुएं के ऊपर दो पुली लगी हुई हैं और उसके अंदर पानी है, आपको पानी निकालना है बाल्टी से। यहां पर एक आदमी खड़ा है और यहां पर भी एक आदमी खड़ा है। एक रस्सी यहां से जाती है और जो पानी निकालने की बाल्टी है ये दोनों इक्वल फोर्स से अपनी तरफ रस्सी को खींचते हैं।
तो जो ये फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, और जो ये फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। लेकिन जो आपका बाल्टी है या बॉक्स है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, उसकी डायरेक्शन इस साइड होगी, वर्टिकली अपवर्ड। अगर दोनों सेम फोर्स से खींच रहे हैं तो बाल्टी की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड होगी। अगर वर्टिकली अपवर्ड हुई इसका मतलब जो इस बाल्टी पर दो फोर्स ऐसे लग रहे थे उनका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या हुआ, उनका रिजल्टेंट इफेक्ट ये हुआ कि इन दोनों फोर्सेस की जगह में यदि एक फोर्स लगा दूं और वो सेम डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा हो तो इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन के रूप में मैं इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो कहने का मतलब दो वेक्टर्स अगर काम कर रहे हैं फोर्स के, तो उन दोनों की जगह यदि मैं एक लगाऊं और दोनों का इफेक्ट सेम होता हो तो आप उन दोनों वेक्टर्स के एडिशन को उस तीसरे वेक्टर के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब इसके रूल्स क्या होते हैं वो देखते हैं एक बार। इस तरीके से वेक्टर्स को ऐड करने के तीन रूल हैं बेसिकली। पहला है पैरेललोग्राम लॉ, दूसरा है आपका ट्रायंगल लॉ, और तीसरा है आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स या कंपोनेंट मेथड। तो हम तीनों को वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ। अगर आपको कोई भी दो रैंडम वेक्टर्स गिवन हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दोनों को ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो उनकी जो टेल्स हैं उसको एक पॉइंट पर ले आएंगे। दोनों वेक्टर्स को पैरेलल रखते हुए मैं ऐसा कर रहा हूं कि ये ए रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए जब भी किसी वेक्टर को आप पैरेलली मूव करते हैं तो वो वेक्टर सेम रहता है क्योंकि आपने डायरेक्शन चेंज नहीं करी। ये ऐसे था तो ये भी ऐसे ही है, और मैग्नीट्यूड, इस एरो की लेंथ भी उतनी है। तो हमने इस वेक्टर को यहां से यहां शिफ्ट किया तो उसमें कुछ बदलाव नहीं आया, वो सेम चीज है। सिमिलरली मैं बी को यहां से यहां शिफ्ट करूं तो बी आपका ऐसे हो जाएगा। अब मुझे निकालना क्या है, a प्लस बी, ए और बी को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो क्या होगा। तो इस केस में आप ऐसा कीजिए, आप a और b से कंस्ट्रक्ट होने वाले एक पैरेललोग्राम को इमेजिन कीजिए। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहां होगी और इस लाइन के पैरेलल एक यहां लाइन होगी। कहने का मतलब है a के पैरेलल उतनी ही लेंथ की मैं एक लाइन यहां बना दूं और उतनी ही लेंथ की एक b के लेंथ की यहां एक लाइन बना दूं, तो ये पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया। तो इस तरीके से a और b के कारण जो पैरेललोग्राम बनता है उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है इट रिप्रेजेंट्स द वेक्टर एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर r। ये हमने एक रैंडम बनाया है। अगर आपको इस तरीके, आप इसको इस तरीके से शो करें कि मान लीजिए ये आपका a है, ये आपका b है, तो ये जो रिजल्टेंट है वो डायगोनल के अलोंग होगा, उसकी डायरेक्शन इस साइड होगी। तो कहने का मतलब अगर एक कोई लड़का है उसको उसका एक दोस्त यहां खींच रहा है, एक दोस्त यहां खींच रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड गिवन है कितने फोर्स से खींच रहे हैं, तो इन दोनों फोर्स को हटा के मैं यदि एक फोर्स लगाना चाहूं जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे तो वो इस डायगोनल के अलोंग होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है। अब समझते हैं कि मान लीजिए ये दो वेक्टर से, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिखने का सिंबल का तरीका होता है मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी सॉरी। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं लिखूंगा तो मोड ऑफ ए। ये लिखने का एक तरीका है कि मैं बी का मैग्नीट्यूड ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं। अब मान लीजिए हमने ये तो बता दिया कि डायगोनल के अलोंग होगा, लेकिन क्वांटिटी वाइज जो रिजल्टेंट वेक्टर बना उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये हम कैसे निकालें।
तो इस केस में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स करेंगे जहां पर कि हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल पाएंगे। आप मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर आपका बी है, दिस इज ए, दिस इज बी, दोनों को हमें ऐड करना है। तो दोनों से बनने वाला जो डायगोनल है उस डायगोनल के अलोंग हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये आपका आर है। आप ये मान लीजिए कि स्टार्टिंग में आपको क्या क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, आपको स्टार्टिंग में वेक्टर ए, वेक्टर बी और उन दोनों के बीच एंगल कितना है थीटा, ये तीन चीज गिवन है। इन तीनों के टर्म्स में आपको रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यहां ये आपका एक परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहां। अब यहां पे इसको आप नेम दे दीजिए, इसको O, इसको M, N और P। अब आप ध्यान से देखिए, अगर इस ट्रायंगल को भी नाम देना चाहें तो आप R और S नाम दे सकते हैं। तो जो आपकी ट्रायंगल ORS है और जो ट्रायंगल MPN है, ध्यान से देखिए आप, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल भी थीटा होगा, दूसरा एंगल 90 डिग्री दोनों का है तो ये एंगल भी सेम होगा, ये साइड भी इसके बराबर होगी। तो कहने का मतलब है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, बिल्कुल एक जैसी ट्रायंगल्स हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, आप इस ट्रायंगल पर कंसंट्रेट कीजिए और MN की वैल्यू को x मान लीजिए, जो MN की लेंथ है उसको x मान लीजिए, और आपकी जो NP की लेंथ है उसको y मान लीजिए। अब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाते हुए आप ट्रायंगल MPN में साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू लिखिए। जब हम साइन थीटा की वैल्यू लिखेंगे, साइन थीटा विल बी इक्वल टू, अच्छा जो वेक्टर ये MP है इसकी लेंथ कितनी होगी, दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B, इसकी लेंथ कितनी होगी, B के मैग्नीट्यूड के बराबर, जिसको मैं ये भी लिख सकता हूं B का मैग्नीट्यूड, B का मोड, या फिर मैं सिर्फ B भी लिख दूं तो इसका मतलब होता है कि B का मैग्नीट्यूड है। तो ये लेंथ आपकी B है, ये x है, ये y है, तो साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज y by b, it means y equal to b sin थीटा। सिमिलरली इस ट्रायंगल में मैं कोस थीटा निकालूं तो इट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन b, इट मींस x इक्वल टू b कोस थीटा। अब मैं ट्रायंगल को दोबारा बना रहा हूं, इसको O, P और N को, ये आपकी ट्रायंगल OPN है। इस ट्रायंगल में इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, देखिए A वेक्टर यहां तक था तो ये लेंथ A है और जो x है वो वहां निकल के आई है, तो आपका ON की वैल्यू हो जाएगी A प्लस B कोस थीटा। तो ये लेंथ आपकी A प्लस B कोस थीटा, वेयर A एंड B आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर A एंड B। ये हो जाएगी आपकी y आपकी होगी B साइन थीटा। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, OP के अलोंग है। अगर मैं OP की लेंथ निकाल लूं तो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता लग जाएगा। इसमें हम सिंपल क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये R है रिजल्टेंट तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू A प्लस B कोस थीटा का होल स्क्वायर
प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। जब इस स्क्वायर को ओपन करेंगे इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से देखेंगे इस टर्म को और इस टर्म को, क्या है बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर को आप कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विच इज 1। तो वी कैन राइट इंस्टेड ऑफ दीज टू टर्म्स जस्ट बी स्क्वायर। तो आपका इक्वेशन हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, this will be equal to r square. R will be equal to resultant of these two vectors is under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. This is resultant of vector a and b. हमने क्या बात की स्टार्टिंग में कि आपको तीन चीज गिवन होंगी, वेक्टर ए उसका मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, वेक्टर बी उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और उन दोनों के बीच का एंगल थीटा। इन तीन टर्म्स के गिवन थ्री टर्म्स के फॉर्म में हमें क्या निकालना था, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो ये हमने निकाल लिया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab और कोस थीटा, ए बी और थीटा तीन टर्म्स यूज हुए हैं। अब इसका हमें डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन को आप कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। या तो आप एरो शो करो यहाँ पे कि ये एरो डायरेक्शन है आपकी, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो, आप मान लो कहीं जा रहे हो, कोई आपको बता रहा है कि रास्ता आपको कहीं जाना है, अननोन जगह पे आप आए हो, किसी से पूछ रहे हो कि राम कुमार का घर कहाँ है, तो आपको बताएगा कि भैया आप यहां से 1 किलोमीटर आगे चले जाओ, उसके बाद एक राम गोपाल किराना स्टोर आएगा, उससे आपको 60 डिग्री के एंगल पर लेफ्ट साइड मुड़ना है। मतलब इस रोड से 60 डिग्री का एंगल लेना है आपको लेफ्ट साइड में, इस साइड। क्लियर है? तो अगर किसी गिवन डायरेक्शन से मैं एंगल बता दूं कि इस एंगल पे जाना है आपको, तो डायरेक्शन बता दी जाएगी। अब मान लो कि ए की डायरेक्शन नोन है और ए की डायरेक्शन के अल्फा एंगल पर आपका ये बन रहा है, रिजल्टेंट एंगल बन रहा है। तो अगर मुझे अल्फा एंगल नोन है तो मैं बता सकता हूं कि रिजल्टेंट वेक्टर ए से कितना इंक्लाइंड है। तो यहां पर इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिए, ये आपका एंगल अल्फा है, इसको आप अगर tan थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब tan थीटा ऑफ दिस ट्रायंगल, tan थीटा नहीं tan अल्फा आएगा यहाँ पे, tan अल्फा विल बी इक्वल टू हाइट अपॉन बेस b sin थीटा और a प्लस b cos थीटा। ये आपकी tan अल्फा की वैल्यू आ गई। अगर आपको a b थीटा पता है तो आप tan अल्फा की वैल्यू निकाल पाओगे। और tan अल्फा, मैं बार बार थीटा बोल देता हूं पर इसका मतलब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं अल्फा की। tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अगर आपको a b और थीटा पता है तो आपको इस चीज की न्यूमेरिकल वैल्यू पता होगी, और tan अल्फा की न्यूमेरिकल वैल्यू यदि पता है तो आप अल्फा एंगल आराम से निकाल सकते हैं। तो ये आपका हुआ पैरेललोग्राम लॉ टू ऐड टू वेक्टर्स। आई थिंक हमने काफी डिटेल में समझा है, और फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क योर डाउट्स इन आवर कमेंट सेक्शन। पैरेललोग्राम लॉ के बाद है हमारा ट्रायंगल लॉ। यहां पर भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, बट इट इज अ डिफरेंट मेथड विच इज यूजफुल इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। ट्रायंगल लॉ, आपके कोई भी दो रैंडम वेक्टर्स गिवन हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों को ऐड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम वेक्टर्स को क्या शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली विदाउट चेंजिंग देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मान लीजिए ए वेक्टर को मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, ये आपका सेम डायरेक्शन में हमने शिफ्ट किया है।
अब आपको करना क्या है, पैरेललोग्राम लॉ में तो हमने बी को उठा के यहां रखा था, दोनों की टेल्स मिलाई थी। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, बी के ए के हेड पर बी की टेल रखेंगे। या आप अपने वर्ड्स में नोट डाउन भी कर लेना, ए के हेड पर बी की टेल रखेंगे इस तरीके से, ये आपका बी हो गया। एंगल थोड़ा सा शायद टिल्ट हो गया, आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेट बना लीजिए ऐसे, ये आपका बी था, इसको हमने पैरेलली शिफ्ट किया है। अब इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे। कहने का मतलब है, जो दो वेक्टर्स आपको ऐड करने हैं, आप एक की हेड पर दूसरे की टेल रख दीजिए पहले तो, फिर इन दोनों वेक्टर्स को मिला के आपको एक ट्रायंगल बनती हुई दिखाई देगी। कहने का मतलब जिस ट्रायंगल की एक साइड ये, एक साइड ये, तीसरी साइड कौन सी होगी, ये। तो इन दो गिवन वेक्टर्स से आपको जो ट्रायंगल बनती हुई दिखाई दे रही है, उसकी थर्ड साइड, दो साइड तो ऑलरेडी हमने रिप्रेजेंट कर दी बाय टू गिवन वेक्टर्स ए एंड बी। तो इन दो वेक्टर से जो एक ट्रायंगल बनती हुई दिखाई दे रही है, उस ट्रायंगल की थर्ड साइड रिप्रेजेंट्स द एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, बट इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट। मैं आराम से बताता हूं आपको इसको। कहने का मतलब है कि दो वेक्टर्स गिवन हैं, इन दोनों को हमने ऐसे यहां रख दिया। ये वेक्टर जब ऐड करेंगे तो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल विल रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, और उस वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड होगी। कहने का मतलब जैसे ए बी, ये आपका कैसे चल रहा था, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, तो ए और बी का जो एक रोटेशन था उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ये आपका a प्लस बी रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा, इसका मैग्नीट्यूड थर्ड साइड के बराबर होगा। ये ट्रायंगल लॉ बताता है। ये काफी सारे केसेस में ये यूजफुल होता है। पैरेललोग्राम लॉ वहां पे लगाना ठीक नहीं होता, तो वहां पे इसको हम यूज कर सकते हैं। वैसे आप अगर ध्यान से देखें, इसमें और पैरेललोग्राम लॉ में कोई अंतर नहीं है। कैसे अंतर नहीं है, मान लीजिए ये वेक्टर आपने यहां ऐसे रखा, अगर इन्हीं दो वेक्टर्स को मैं पैरेललोग्राम लॉ यूज करके ऐड करता, तो मैं क्या करता, ए बी को ए की टेल पे रखता, ए इस तरीके से। उसके बाद क्या करता, इन दोनों वेक्टर्स से जो एक पैरेललोग्राम बन रहा है, उस पैरेललोग्राम के डायगोनल को ड्रॉ करता, एंड दिस डायगोनल विल रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। अब ध्यान से देखिए आप, यहां का आर वेक्टर और यहां का आर वेक्टर लेंथ वाइज एंड डायरेक्शन वाइज सेम है। तो टेक्निकली ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में कोई डिफरेंस नहीं होता, पर बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहां पर ट्रायंगल लॉ को यूज करना आसान रहता है, इसलिए हम इसको दो तरीके से समझते हैं। तो ये हमारा हुआ ट्रायंगल लॉ। थर्ड है हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसको पढ़ने से पहले, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं यूनिट वेक्टर का, जो आपको इस टॉपिक में यूजफुल होगा। मान लीजिए एक वेक्टर है ए। इस वेक्टर को जब मैं लिखता हूं तो ए का मैग्नीट्यूड या फिर ए, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड। और ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर, कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड के साथ आप एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर की परिभाषा क्या होती है, इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है।
अगर वो वेक्टर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो 1 न्यूटन होगा, अगर वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 मीटर पर सेकंड होगा। इस तरीके से जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट हो, 1 हो, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब यहां पर मैग्नीट्यूड ये है और यूनिट वेक्टर ये है, तो मैं ए को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ए कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए मैग्नीट्यूड ए कैप। इस तरीके से भी मैं ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जिसमें ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है। यूनिट वेक्टर सिर्फ आपकी डायरेक्शन को बताने के काम आता है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। जब भी हम, ये तो आपका यूनिट वेक्टर था, जब भी आप एक वेक्टर के साथ एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है। मान लीजिए ए वेक्टर है आपका, इसके साथ मैंने लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया। आप लिख लीजिए व्हेन अ स्केलर इज मल्टीप्लाइड विद अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर के साथ एक स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, तो आपका जो वेक्टर बनेगा वो वेक्टर, जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में आपका वेक्टर ए था, आपने उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नया वेक्टर बना इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए वेक्टर will be lambda times magnitude of a। a के अंदर कोई स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए 2 है वैल्यू, तो जो वेक्टर बनेगा नया वो उसका मैग्नीट्यूड पहले वाले वेक्टर से 2 गुना होगा। और दूसरा, डायरेक्शन रिमेन सेम। अगर कोई वेक्टर a है और मैं इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वेक्टर सेम डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो एक वेक्टर से स्केलर मल्टीप्लाई होता है तब क्या होता है, और एक यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये हमने टॉपिक 2 किए। ये अब यूजफुल होंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। थर्ड, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, resolution of vectors। अब तक हमने बात की कि 2 वेक्टर्स को ऐड करके हम एक तीसरा वेक्टर बना सकते हैं, मतलब उन दोनों वेक्टर की जगह मैं यदि रिजल्टेंट वेक्टर रख दूं तो सेम इफेक्ट शो करेगा। अब इसका उल्टा भी बोल सकते हैं क्या एक गिवन वेक्टर है हमें, उसको हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकें, और अगर पहले को मैं हटा लूं और 2 वेक्टर्स को यूज करूं, उन दोनों का इफेक्ट भी पहले वाले के यदि सेम हो तो हम उस वेक्टर को उस 2 के फॉर्म में बना सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर 2 वेक्टर्स गिवन हैं, इन दोनों को हटा के मैं एक ये वेक्टर बना दूं तो इन दोनों वेक्टर्स से जो इफेक्ट हो रहा था वही इससे होगा। इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब यदि एक वेक्टर आपको गिवन है, कोई रैंडम वेक्टर, क्या इसको मैं 2 टुकड़ों में तोड़ सकता हूं? तोड़ सकता हूं। आप मान लीजिए कि इस वेक्टर का एक टुकड़ा मैंने कोई रैंडम डायरेक्शन ऐसे ब्रेक कर दिया। अब जब इस वेक्टर का एक कंपोनेंट आपने इस तरीके से ब्रेक कर दिया है तो दूसरा कंपोनेंट आप रैंडमली ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट जहां होगा उससे और इससे बनने वाले पैरेललोग्राम का ये वेक्टर डायगोनल होना चाहिए। तो अब देखिए, आप पहले एक बार डायगोनल बना के देखिए। अगर देखिए, पहला वेक्टर तो मैंने रैंडमली बना दिया था, लेकिन पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर
दोनों का डायगोनल हमारे ओरिजिनल वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो सेकंड वेक्टर को आप रैंडमली ड्रॉ नहीं कर सकते, उसको आपको इन दोनों के हिसाब से ड्रॉ करना पड़ेगा। पर ये मतलब जरूर है कि इस वेक्टर की जगह मैं यदि ये दो वेक्टर बना दूं तो उन दोनों का भी इफेक्ट सेम होगा। यहां पे क्या था, इन दो वेक्टर्स की जगह मैंने ये वेक्टर बनाया था, उसका इफेक्ट भी सेम था। इसका मतलब हम एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं और किसी भी रैंडम डायरेक्शन में। अगर मैंने इसका एक कंपोनेंट ये तोड़ा होता तो दूसरा कहीं और होता, तो एक वेक्टर को हम कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं और उसको ब्रेक करने की डिफरेंट पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर एक गिवन वेक्टर को मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करूं तो ऐसा ब्रेकेज करने के कारण हमारे बहुत सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आसान हो जाते हैं। तो कहने का मतलब जब भी आपको एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करना हो तो हम उसको जनरली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग ब्रेक करते हैं। अगर आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको मुझे ब्रेक करना हो तो इसका कंपोनेंट कैसा होगा, हमें पैरेललोग्राम एक्स और वाई के अलोंग बनाना है। ये वेक्टर आपका ए है तो ये वेक्टर आपका ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। ए एक्स का मतलब इस वेक्टर का एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है जिसका मैग्नीट्यूड ए एक्स है। सिमिलरली आप इस साइड अगर देखोगे ये कंपोनेंट ये आपका ए वाई हो जाएगा, ए वाई अलोंग वाई डायरेक्शन। तो कहने का मतलब मैं वेक्टर ए को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग ब्रेक कर रहा हूं। यहां पर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो करने के लिए जो यूनिट वेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं उसका सिंबल होता है आई कैप। आई कैप का मतलब है एक्स एक्सिस, और वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं जे कैप इस सिंबल का यूज करता हूं। ये दोनों आपके यूनिट वेक्टर्स हैं। अब यदि ए एक्स का मैग्नीट्यूड यदि ए एक्स मान लेते हैं तो आपका ए एक्स जो वेक्टर है इट विल बी इक्वल टू ए एक्स आई कैप एंड ए एक्स इक्वल टू, ये ए एक्स कंप्लीट वेक्टर है जिसमें ए एक्स इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसका यूनिट वेक्टर है। यहां पर ए वाई जे कैप। यहां पर ध्यान से देखिए, इस कंपोनेंट को ब्रेक करके मैंने दो कंपोनेंट किए, इस वेक्टर को ब्रेक करके दो कंपोनेंट किए। अब मैं इन दोनों को ऐड करके वापस ए बना सकता हूं। ए विल बी इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई एंड ए इज इक्वल्स टू ए एक्स मैग्नीट्यूड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस जे कैप। ये आपका ए वेक्टर को लिखने का एक तरीका है। यहां तक क्लियर है आपको? अब देखते हैं कि जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर ए आया या ए के जो दो टुकड़े किए, इन दोनों के फॉर्म में ए का मैग्नीट्यूड कैसे लिखें। कहने का मतलब क्या है, जैसे हम क्या करते हैं, हमने कोई एक वेक्टर निकाल लिया, इस वेक्टर के दो टुकड़े कर लिए, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में। तो जैसे दो वेक्टर्स को हमने जब ऐड किया था, एक रिजल्टेंट वेक्टर निकाला था, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन हमने निकाली थी। सिमिलरली अगर आपको ये वेक्टर गिवन है तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए एक्स और ए वाई के टर्म में क्या होगा ये हम देखने वाले हैं। तो आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को मैं ऐसे बना दूं तो इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका ए एक्स और इसका ए वाई, ये आपका 90 डिग्री है। तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ए विल बी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर
प्लस ए वाई स्क्वायर। क्लियर है? पहले वाले केस में क्या था, जब आपके दो वेक्टर्स के बीच में रैंडम एंगल था, जैसे ए और बी के बीच में एक रैंडम एंगल थीटा था, तब आपने फॉर्मूला निकाला था आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। इस केस में कोस थीटा, एंगल बिटवीन दीज टू एंगल्स इज 90 डिग्री, तो कोस थीटा कोस 90 0, ये वाला टर्म हट जाता है, इसलिए सिर्फ दो कंपोनेंट आपके आते हैं, ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर। तो ये हमने निकाला आपका मैग्नीट्यूड। अब यदि डायरेक्शन निकालनी है तो लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, tan अल्फा विल बी इक्वल टू tan अल्फा विल बी इक्वल टू ए वाई। आप ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल अल्फा है तो tan अल्फा विल बी दिस अपॉन दिस। ये हमने डायरेक्शन भी निकाल ली। इसके अलावा हम अब दो वेक्टर्स को ऐड करके देखते हैं इन फॉर्मूले को यूज करके। ये यहां पे लिख लीजिए आप, एक जगह हो जाएगा सारा। a इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर, बॉक्स इंपॉर्टेंट है ये, tan अल्फा टू ए वाई अपॉन ए एक्स। ए वाई अपॉन ए एक्स। अब यदि आपको दो वेक्टर्स, वेक्टर ए इस फॉर्म में दिए हों, ए वाई जे कैप और बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप, इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर का जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है वो ए एक्स है और वाई के अलोंग ए वाई है। बी वेक्टर आपका एक, बी वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग बी एक्स है और इसके अलोंग बी वाई है। तो मान लीजिए कहीं आपका बी वेक्टर यहां होता, ये आपका ए वेक्टर हमने ऑलरेडी बना रखा है। इन दोनों का एडिशन अगर आप पैरेललोग्राम लॉ से करोगे तो आप क्या करोगे, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे, इस तरीके से, तो इसका जो डायगोनल होगा इट विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तो यहां पर पैरेललोग्राम लॉ को यूज करना थोड़ा मुश्किल है, रिजोल्यूशन को यूज करना आसान है। अब इस वेक्टर के भी आप रिजोल्यूशन कर लो। इस वेक्टर का मैं अलग डायग्राम में बना देता हूं एक बार। हमें ए और बी ऐड करना है। ए आपका ऐसे था, इसके मैंने दो कंपोनेंट कर लिए, एक ये और एक ये आपका ए एक्स है और ये आपका ए वाई है। तो कहने का मतलब एक वेक्टर ऐसे था ए, उसको मैंने हटा के उसकी जगह ये दो वेक्टर बना दिए। ये दोनों वेक्टर आपके सेम इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है भैया। अब बी वेक्टर कहाँ था, बी वेक्टर आपका कहीं यहां था। इस वेक्टर के भी जब मैं कंपोनेंट ड्रॉ करूंगा तो ये ए एक्स था आपका, आप इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे यहां पर, ये आपका बी एक्स होगा, ठीक है भैया। और इसका कंपोनेंट जब वाई एक्सिस पर निकालोगे तो ये आपका बी वाई होगा। इस तरीके से आप बी को भी हटाकर दो कंपोनेंट्स में लिख सकते हो। कहने का मतलब ए को हटा दिया मैंने, उसकी जगह दो कंपोनेंट लिख दिए, बी को हटा दिया, उसकी जगह दो कंपोनेंट उसके लिख दिए। अब ए और बी को ऐड करना था, उसकी बजाय मैं यदि इन चार वेक्टर्स का एडिशन कर लूं तो आसान है।
अब हमने ऑलरेडी देखा है कि दो वेक्टर्स यदि सेम डायरेक्शन में हों तो उनका एडिशन जस्ट क्या होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड्स ऐड हो जाता है, ए एक्स प्लस बी एक्स, आई कैप आई डायरेक्शन में है। और यहां पर दो वेक्टर्स ये हैं, इन दोनों का एडिशन आपका ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। तो कहने का मतलब है ऐसे दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ के चक्कर में ना पड़ के हम क्या करेंगे, ए और बी के एक्स कंपोनेंट्स को डायरेक्टली ऐड कर देंगे और वाई कंपोनेंट्स को डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर दैट इज ए प्लस बी विल बी गिवन बाय ए एक्स बी एक्स आई कैप ए वाई बी वाई जे कैप। ये रिजल्टेंट वेक्टर लिखने का एक तरीका है। सिमिलरली यदि आपको ये वेक्टर 3 डायमेंशन में दे दिया जाए, ये 2 डायमेंशंस थी, 3 डायमेंशंस कैसी होती हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस बाहर की तरफ, तो वहां पे भी एडिशन का सेम तरीका होता है। आप मान लीजिए अगर ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अगर ए आपका ऐसा होता ए जेड, इसके यूनिट वेक्टर को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं बी जेड के कैप। तो यहां जब आप रिजल्टेंट वेक्टर निकालते इट विल बी ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप ए वाई प्लस बी वाई जे कैप एंड ए जेड प्लस बी जेड के कैप। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर 3 डायरेक्शंस में होता। तो ये आपका कंप्लीट डिस्कशन हुआ एडिशन ऑफ वेक्टर्स का।